हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपने आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। नया टॉपिक विज्ञान में क्या पढ़ाने वाले हैं हम आज। तो हम आज को आपको बताएंगे पूरी जानकारी। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है क्या है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, मतलब क्या क्या यूपी बोर्ड की परीक्षा में आता है, कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो वही का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने विषय की ओर। समय देखिए क्या बताने वाले हैं। हम लेके आए हैं चैप्टर रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार लवण। ठीक है, ये चैप्टर है। तो ये क्या कहलाता है, मतलब कि देखिए जैसे कि अम्ल, हम अम्ल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अम्ल एसिड, तो अम्ल कहते किसे हैं, इस बारे में हम लोग जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। देखिए, अम्ल को किसने बताया था, आर्हेनियस। सभी वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया था, अपना अपना मत दिया था, क्या क्या मतलब कौन किसने क्या कहा था। तो आर्हेनियस के नियम के अनुसार, आर्हेनियस जो थे उनके नियम के अनुसार क्या कहा गया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ अम्ल एक ऐसे पदार्थ होते हैं। अब जैसे कह लिया जाए कि जैसे अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये सब कहा जाता है। लेकिन अब कह लिया जाए कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर क्या है कि H+ आयन देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है उसका। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कैसे, जैसे HCl एक अम्ल है। ठीक है, पहचान कैसे करेंगे कि HCl एक अम्ल है, पहचान कैसे करेंगे कि HCl और ये क्या बनाता है, H+Cl- आयनों में, अपने आयनों में क्या होता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है अपने आयनों में। तो HCl एक अम्ल है, किसमें टूटेगा, H+Cl-। तो जहां भी H+ दिखाई देगा मतलब वो अम्ल है। तो अम्ल की यही पहचान होती है कि वो अपने जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देता है। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। अम्ल क्या है, दो प्रकार के होते हैं। हमने बताया कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ये जानेंगे। प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है, ये देखें, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होता है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब प्रबल अम्ल की एग्जांपल क्या है, H2SO4 HCl क्या होता है, ये प्रबल अम्ल होता है। ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होता है। वियोजित होने का मतलब जैसे कि देखिए, जैसे पूर्णतः दहन होना, तो ऐसे मतलब जैसे गैस में आप खाना पकाते हैं तो क्या होता है, उष्मा का पूरा ऊर्जा का मतलब उष्मा का पूरा दहन हो जाता है। और जैसे कि चूल्हा वगैरह में खाना पकाते हैं तो उष्मा का पूरा दहन नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब पूर्णतः वियोजित हो जाता है वो। इसी तरीके दुर्बल अम्ल है, तो जो पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, वो अम्ल जो पूर्णतः वियोजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या, HCnCH3COOH। आपसे इतना पूछ सकता है कि मतलब कि जल में वियोजित होने वाले अम्लों का क्रम क्या है, या सबसे ज्यादा दुर्बल कौन है और सबसे ज्यादा प्रबल कौन है। तो आप देखिए, इसमें आप बता दीजिएगा कि अम्लों का जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम, ये लिख लीजिए, अम्लों का जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम क्या है। देखिए, HCl HNO3 ग्रेटर देन H2SO4 ग्रेटर देन CH3COOH का अम्ल ग्रेटर देन HCl। तो इसमें सबसे प्रबल कौन है, HCl जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सबसे ज्यादा प्रबल है। सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम दुर्बल कौन है, मतलब सबसे ज्यादा दुर्बल कौन है, HCl सबसे ज्यादा दुर्बल है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। अगर प्रबलता का क्रम आपको याद रखेगा तो आपको आसानी से याद रहेगा। आइए चलते हैं रासायनिक गुण की बात करते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण कैसे करेंगे। देखिए, धातुओं से अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है, H2। धातुओं से क्रिया करने पर H2 बनाता है। ठीक है, धातुओं से क्रिया करने पर H2 बनाता है। यहाँ पे देखिए HCl, ये है धातु, क्या है, Fe क्या है, एक धातु है, और धातु से कौन क्रिया कर रहा है, अम्ल क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो अम्ल क्रिया करने पर देखिए FeHCl मतलब Fe Cl के साथ जुड़ गया। ये जो Fe है ये Cl के साथ ऐसे जुड़ गया, और H2 जो है वो बाहर निकल गया। अब देखिए क्या ये रिएक्शन बराबर है। देखिए FeCl2, इधर कितना था, एक Fe है, इधर भी एक ही आयरन है। अब इधर 2 Cl2 था, ये देखिए यहाँ पे 2 Cl2 है, 2 H जो लास्ट में 2 H बचता है, तो ये बाहर चला जाता है।
अब देखिए धातु ऑक्साइडों से क्रिया करने पर ये क्या बनाता है, क्या इसके रासायनिक गुण है। ये क्या है, मान लीजिए कोई धातु ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड है, +2 HCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CaCl2 + H2O, CaCl2 + H2O बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, धातु ऑक्साइडों से क्रिया हो गई। ये हो गया हमारा रासायनिक गुण। चलिए उपयोग में चलते हैं कि आम्लों के उपयोग क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आम्लों के उपयोग क्या क्या होते हैं, देखिए उपयोग H2SO4, ये क्या है, उपयोग है, ठीक है। H2SO4 का उपयोग किस चीज में किया जाता है, बैटरियों तथा पेट्रोलियम उद्योग में, बैटरियों तथा पेट्रोलियम उद्योग में किया जाता है। HNO3 भी इसका उपयोग कहाँ किया, उर्वरक और औषधि के निर्माण में किया जाता है, उर्वरक बनाने और औषधि के निर्माण में। क्षार, आइए क्षार में चलते हैं। अब क्षार क्या होता है, क्षार बेस, क्षार का मतलब बेस क्या होते हैं, ये चीज हम जानते हैं। देखिए वे क्षारक जो जल में वियोजित होकर घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। अब आइए मतलब क्षारक क्या होता है उस पे चलते हैं। देखिए क्षारक क्या होता है, जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेश आयन देते हैं, आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेश देते हैं, मतलब कि OH आयन में टूट जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए क्षार दो प्रकार, क्षारक जो होता है दो प्रकार का होता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जितने भी क्षार होंगे सब क्षारक होंगे, लेकिन जितने भी क्षारक होंगे ना सब क्षार नहीं होंगे, ठीक है। एक तरह से कह लिया जाए, देखिए क्षारक के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, प्रबल क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित, वही चीज ऊपर वाला जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक, मतलब कि प्रबल क्षारक कहते हैं। और दुर्बल क्षारक वैसे ही बोलेंगे, जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक कहेंगे, ठीक है। ये बात देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रबल क्षारक कौन कौन है, KOH और NaOH, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या हैं, प्रबल क्षारक हैं। और दुर्बल क्षारक कौन कौन है, यहाँ देख लीजिए, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, LOH3 का होल थ्राइज, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या हैं, दुर्बल क्षारक हैं। अब देखिए इनका प्रबलता का क्रम, जलीय विलयन में इनका प्रबलता का क्रम क्या होता है, आइए वो चीज देखते हैं। ये देखिए KOH सबसे प्रबल क्षारक, KOH सबसे प्रबल क्षारक, और BOH और या तो NH4OH कह लीजिए सबसे दुर्बल क्षारक होता है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में पूछता है कि सबसे निम्न में सबसे दुर्बल क्षारक या प्रबल क्षारक है, यह सबसे प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। तो उसमें 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रबल अम्ल या दुर्बल क्षारक है। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, अगर करना चाहते हैं तो, नहीं समझ में आया तो हम दोबारा समझा देंगे। बाकी आगे देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों हम अपना आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा कि क्षारों का हमें रासायनिक गुण देखना था, तो हम क्षारों का रासायनिक गुण देखते हैं। देखिए क्षारों का रासायनिक गुण, धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, H2 गैस निकालती है, ठीक है। अगर धातुओं से क्रिया होती है तो उसमें H2 गैस निकालती है। सबसे जरूरी बात यह होती है, रासायनिक समीकरण जब भी आप रासायनिक गुण लिखेंगे तो उसमें रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो आपको रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। तो रिएक्शन आप लिख दीजिएगा। रिएक्शन क्या है, Zn क्या है, एक धातु है। अगर धातु की किसी क्षार से क्रिया हो रही है, किसी क्षार से क्रिया हो रही है तो Zn का क्रिया कराएंगे। देखिए तो ये क्या बनता है, Na2ZnO, Na2 और ZnO, तो इसके साथ जुड़ जाएगा और H2 क्या है, बाहर निकाल देगा, ठीक है। H2 जो है हमारा बाहर चला जाएगा, तो ये H2 गैस के रूप में बाहर चला जाएगा। तो इसके उपयोग देख लेते हैं कि क्षारों के उपयोग क्या है। देखिए अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके उपयोग क्या है, क्योंकि ये क्षार है एक, वस्त्र बनाने में। NH4OH, इसका उपयोग क्या है, अमोनिया बनाने में, ठीक है। उसके बाद अमोनिया लवण बनाने में, ठीक है। उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग क्या है, चमड़ा उद्योग में, इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में करते हैं। आइए हम जानते हैं, ये हमारा खत्म हुआ। आइए हम जानते हैं सूचक। सूचक क्या होते हैं, सूचक मतलब इंडिकेटर्स, ये क्या होते हैं सूचक। देखिए वे पदार्थ जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, मतलब वे पदार्थ जो शुरू से अंत तक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं उसे क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे
हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया आदि, ये सब क्या हैं? ये सब एक प्रकार के सूचक हैं, इंडिकेटर्स हैं। पीएच परिसर, आइए चलते हैं पीएच परिसर। पीएच परिसर क्या होता है ये देख लिया जाए। पीएच परिसर क्या होता है? पीएच परिसर किसी अम्ल और क्षार के, किसी अम्ल और क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होती है। किसी निश्चित पीएच मान पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होती है, उसे कहते हैं पीएच परिसर। परिसर मतलब क्या होता है? एक तरीके से देख लिया जाए रेंज क्या होता है कि उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ये देख लीजिए, किसी अम्ल और क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित परिसर पर पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होती है, उसे क्या कहते हैं? पीएच परिसर। केवल परिसर के बारे में आपको इतना ही जानना है। तो पीएच मान क्या होता है ये चीज देख लेते हैं। सारेंस ने यह बताया था कि पीएच मान क्या होता है। देखिए, पीएच मान की खोज किसने किया था? सारेंस ने किया था। ठीक है, सारेंस एक वैज्ञानिक थे। तो सारेंस के अनुसार क्या होगा? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। आपको कैसे बताना है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। तो पीएच मान बराबर ये सूत्र होता है। सूत्र आगे आपको काम आएगा, सूत्र है मतलब कि जब न्यूमेरिकल होगा इसके बेस पे। पीएच बराबर माइनस लॉग 10 लॉग बेस 10 H प्लस। ठीक है, और बराबर लॉग, यहां से अगर माइनस गायब होगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? प्लस जो है बटे में चला जाएगा, प्लस हाइड्रोजन जो बटे में चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 1/H प्लस। तो ये क्या होगा यहां से? ठीक है, तो यहां से लिख लीजिएगा लॉग 10 का मान, लॉग 10 का मान 1। आप लिख लीजिएगा लॉग 10 का मान 1। पीएच बिलियनों में मान क्या होता है? देखो बिलियनों में पीएच मान कैसे क्या होता है, कब पहचानेंगे कि पीएच मान इतना है तो क्या विलयन सारी। ठीक है, जैसे हम मान के चलते हैं कि जल क्या है? एक अम्ल है। ठीक है, क्योंकि जल क्या नहीं, अम्ल नहीं है, उदासीन है, सॉरी उदासीन है। ठीक है, जल क्या है? उदासीन है। क्यों उदासीन है? क्योंकि इसका जो पीएच मान है ना 7 के बराबर होता है। तो पीएच मान 7 के बराबर, देखिए अगर पीएच का मान 7 से छोटा है तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। और पीएच मान 7 से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। अगर पीएच मान 7 के बराबर है तो क्या अम्ल कैसा होगा? उदासीन होगा। ठीक है, तो आगे हम जानेंगे इससे रिलेटेड संबंधित सूत्र क्या होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में, बस वीडियो पूरा देखिए आप। चलिए ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे दिया गया है क्या है हमारा अगला टॉपिक क्या है? पीएच मान एवं पीओएच। पीएच एवं पीओएच में संबंध क्या है, ये हमारा सूत्र है। तो हम लोग सूत्र जानेंगे इन दोनों में संबंध क्या है। देखिए पीएच पहले जानकारी ले लीजिए। पीएच प्लस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीओएच कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या संबंध क्या मिलता है हमको? H प्लस इंटू OH बराबर क्या होता है? KW बराबर 1 × 10⁻⁻14। KW क्या है? KW आयनिक गुणनफल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आयनिक गुणनफल है। तो ये सूत्र को याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हमारे काम आने वाला है। आगे चल के इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? 10⁻6 m मोलरता HCl विलयन में पीएच मान कितना होगा? ठीक है, विलयन में पीएच मान इतने ml विलयन में, मतलब कि पीएच मान कितना होगा। तो आपको कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। देखिए H प्लस आयनों की सांद्रता इसमें क्या है? 10। HCl की सांद्रता कितनी है? 10⁻⁻6। तो H प्लस बराबर लिख लेंगे। सूत्र हमारा क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस P। H प्लस बराबर माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो माइनस लॉग 10। H प्लस का मान रख दीजिए 10⁻6, ये रख दिया। अब देखिए लॉग का नियम कहता है, ये चीज लॉग m की पावर n, तो ये क्या हो जाता है? n log m हो जाता है, ये नियम कहता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे ये पावर है ना, पावर इधर चली आएगी। जब इधर आएगा माइनस, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और क्या बचेगा? 6 इधर चला आएगा तो 6 log 10 बचेगा। ठीक है,
तो यहाँ देखिए, और log 10 का मान 1 हो जाएगा तो बराबर 6, ये हमारा आंसर होगा। तो आप लिख लीजिए नीचे से कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, इस बात को लिख लीजिए, ये हमारा आगे भी काम आने वाला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन की आयनिक सांद्रता दी हुई है, किसी विलयन की आयनिक सांद्रता कितना दिया है विलयन की? 10 का पावर -7 दी गई, ठीक है, 10 का पावर -7 है। तो विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो विलयन का पीएच मान कितना होगा? पीएच मान कितना होगा? तो विलयन का पीएच मान कितना होगा, ये चीज़ हमको बताना है, क्वेश्चन है हमारा। चलिए आंसर करते हैं इसका। चलिए आंसर करते हैं इसका। आंसर देखिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके लगाएंगे जैसे हमने एक क्वेश्चन लगाया है, बिल्कुल इसी तरीके हम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए H+ का मान क्या दिया है? H+ का pH H+ का मान क्या दिया है? H+ का मान दिया 10 के पावर -7। तो आपको रखना है फिर pH H+ बराबर -log H+, और यहाँ पे क्या है? -log H+ का मान रख दीजिए यहाँ पे -7। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, से -7 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 7 इधर चला आएगा। ये लॉग का नियम है, log 10 का मान कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा, 7 एकन्नम 7, तो pH बराबर 7। तो विलयन की प्रकृति आपसे पूछेगा, कहेगा कि विलयन की प्रकृति कैसी है? वो क्षार मतलब अम्ल है, उदासीन है कि क्षार है, ठीक है। ये देखिए pH बराबर 7 आ गया ना, तो मतलब ये क्या है? अम्ल जैसा, मतलब जो विलयन है ना, यहाँ लिख देना है कि जो विलयन है, विलयन उदासीन है, विलयन उदासीन है, ठीक है। ये क्या है? विलयन उदासीन है। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, तो ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप बताइएगा ज़रूर। थोड़ा सा हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक क्या है? आगे हम देखते हैं लवण, इसे बोलते हैं साल्ट, ठीक है। लवण किसे बोलते हैं? चलिए देखते हैं। किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थ को प्राप्त होता है, ठीक है। प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे लवण कहते हैं, उसे लवण कहते हैं, ठीक है। कह रहा है किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण क्रिया द्वारा प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, लवण का एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई क्षार ले लीजिए, NaOH, कोई क्षार ले लिया और कोई अम्ल ले लिया HCl, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? देखिए NaCl को साथ जोड़ दीजिए, NaCl प्लस H2SO4 क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? NaCl, Cl के साथ जुड़ गया, ये इसे क्या कहेंगे? ये कहेंगे लवण है, ठीक है।
लवण मतलब नमक जो है, नमक का सूत्र होता है NaCl होता है, नमक जो होता है एक लवण होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, एक क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये एक अम्ल है। अम्ल और क्षार के रिएक्शन से जो भी बनता है उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, और इसकी पहचान होती है। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे उदासीनीकरण क्या होता है, आपको हमें बताना पड़ उदासीनीकरण, तो हम बताते हैं उदासीनीकरण। जैसे वहाँ पे एक शब्द आया उदासीनीकरण, इस बारे में जानते हैं। देखिए, किसी अम्ल और क्षार की, किसी अम्ल और क्षार के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को किसी अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, ठीक है दोस्त, अभिक्रिया द्वारा बनते हैं, तो उसे, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप समझ जाइएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण। इसे हम देख लीजिए कि मतलब हमारा जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल यही रहेगा। देख लीजिए NaOH प्लस HCl, क्या कहा गया है, किसी अम्ल और क्षार के रिएक्शन से क्या बनता है, अम्ल और मतलब लवण और जल बनता है। तो लवण और जल बनता है तो मतलब वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कैसे हम रिएक्शन देंगे, देखिए रिएक्शन हमारा यही रहेगा, NaOH HCl क्या बनता है, NaCl H2O बनता है। ठीक है, उदासीनीकरण क्रिया इसे ही बोलेंगे क्योंकि उसका जो परिभाषा होती है यही होती है, किसी अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से लवण तथा जल बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अपना अगला टॉपिक, ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं सूत्र, देखते हैं, एक सवाल देखते हैं। सवाल कैसे पूछा है कि यदि किसी विलयन का pOH मान 6 है तो उसके pH मान की गणना कीजिए। किसी विलयन का pOH मान 6 है तो कैसे करेंगे, देखिए pH प्लस pOH बराबर 14 होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिया गया है pOH का मान दिया है 6 है, यहाँ 6 रख दीजिए बराबर 14, तो pH बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6 हो जाएगा, तो बराबर कितना होगा 8। ये टेक हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, 0.001 नॉर्मलता NaOH विलयन का pH मान बताइए। तो इसका हमें pH मान निकालना है, तो चलिए देखते हैं इसका pH मान क्या होगा। अब देखते हैं कि pH मान इसका क्या होगा। देखिए पहले लिख लीजिए कि OH आयन की जो सांद्रता दिया है 0.001 N, ठीक है, तो इसको निकाल लीजिए। 1 × 10 का पावर ऐसे लिख सकते हैं आप, 10 का पावर -4, 1.4 अंक के बाद इधर जाएगा तो -4 घात लग जाएगी। इस बात को समझ लीजिएगा। तो pOH आयन की सांद्रता बराबर क्या होता है, माइनस लॉग OH माइनस, ठीक है, माइनस लॉग 10 माइनस 4, तो 4 माइनस इधर आएगा तो फिर प्लस का 4 लॉग 10, ठीक है, तो 4 लॉग 10 का मान 1 बराबर 4। तो ये pOH बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। हमसे क्या पूछा है, pH मान पूछा है, हमसे pH मान पूछा है। तो आप pH मान का फार्मूला ये वाला फिर लगा दीजिए, pH प्लस pOH बराबर 14। तो pH और प्लस pOH का मान देखो यहाँ पे 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 रख लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। pH बराबर क्या होगा, 14 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, देखिए OH आयनों की सांद्रता दिया गया, तो हाइड्रोक्सी आयनों की सांद्रता कितना, 0.001 दिया गया है नॉर्मलता। 1 × 10⁻⁴, -4 कहाँ से आए, दशमलव को इधर ले जाएंगे 4 अंक तो -4 आ जाएगा। तो pH बराबर फार्मूला होता है माइनस लॉग OH आयनों की सांद्रता, यही माइनस लॉग टू पावर, यहाँ देखो OH के बराबर क्या रखेंगे हम, यहाँ पे ये चीज़ रखेंगे 10⁻⁻⁴
4 रखेंगे, -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 log 10 होगा। फिर POH बराबर 4 गुणे 1, log 10 का मान एक हमने बताया था वहाँ पे, आप लिख लीजिएगा बगल से, बराबर 4। POH प्लस POH बराबर कितना है, 14 है। अब देखिए POH की जगह पे 4 रखेंगे, 4 को बराबर कुछ पर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, 14 में से 4 गया 10 आ गया, तो pH का मान कितना है 10। अब देखिए pH का मान कितना है, हमने कहा था pH से बड़ा मान अगर आता है, 7 से अगर बड़ा मान आता है वो क्षार कहलाता है, इसलिए विलयन कैसा है, विलयन क्या है, क्षार है। और कहाँ पे ये चीज सवाल में ही बताया गया था कि NaOH का है ये, ठीक है, तो NaOH क्या है, एक क्षार है। तो ऐसे हम पता लगाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, जो चैनल लोग सब्सक्राइब थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट किया करिए, इसलिए इस तरीके से। तो ये है रसायन विज्ञान। अगला टॉपिक हम जो भी लेके आएंगे बड़ा है ही, मतलब आपके लिए उपयोगी होगा। तो आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करिए थोड़ा से, और नहीं भी थोड़ा शेयर भी कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा ठीक से, ठीक है। तो हम इसी तरह से वीडियो एक से एक लेके आते रहेंगे, बस ये है कि आप समझते रहिए। ये हमारा विज्ञान का टॉपिक था। तो हम मैथ वाला आपका भी उसमें भी लेके आएंगे, और इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, धन्यवाद।